चलिए, तो सर ने सिलेबस पे बात कर ली। सिलेबस अगर आप देखें मंडी उपनिरीक्षक का, तो लगभग ये मान करके चलिए कि सेम वैसा ही सिलेबस रहने वाला है जैसा कि अमीन पटवारी का था, सेम वैसा ही है ना। क्योंकि पिछले बार के एग्जाम में भी वही सिलेबस रहा है जो एज इट इज अमीन पटवारी आरआई है ना, पटवारी का हो गया, आरआई का हो गया, अमीन पटवारी का हो गया, सेम सिलेबस जो है वो आपको मंडी उपनिरीक्षक में मिला था। इस बार चूंकि 100 नंबर का पेपर वो लगता है समायोजित करेगा, 100 नंबर में एडजस्टमेंट करेगा इसका, तो 100 नंबर के एडजस्टमेंट के हिसाब से यदि देखें तो सेम टू सेम जैसा अमीन पटवारी में किया गया वही काम वो करने वाला है। ठीक है, इसमें अगर सिलेबस देखें तो पुराने सिलेबस में जो हिस्से थे उसको थोड़ा 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 कम करेगा, थोड़ा थोड़ा कम करेगा, है कि नहीं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके वेटेज को वो बरकरार रखेगा। जैसे जैसे हिंदी का वेटेज हो गया, वो प्रॉपर 10 नंबर का मिलेगा आपको। ठीक है, आपको इंग्लिश का वेटेज वो मिलेगा आपको प्रॉपर। ठीक है, वैसे ही इसको देखा जाए गणित और रीजनिंग का वेटेज। ठीक है, तो गणित और रीजनिंग का भी अच्छा खासा वेटेज है यहाँ पर। तो हर हिस्सा आपके सिलेबस में रहने वाला है। बस ये मान करके चलो कि थोड़ा सा बाकी जो जीएस वाला पोर्शन था, जिसमें 35 नंबर का आपका जीएस आता था, 15 नंबर के करंट अफेयर आते थे, उस हिस्से को थोड़ा सा कम करेगा। उसी हिस्से में मेन कटौती उसको करना है, तो वो उतने हिस्से को कम करके कितने पे लाता है उसको देखना पड़ेगा। ठीक है, वैसे अगर अमीन पटवारी के हिसाब से लाएगा तो अमीन पटवारी के हिसाब से तो सिलेबस एकदम डिफाइंड था, एकदम प्रॉपर स्ट्रक्चर आपको पहले ही बता दिया गया था कि भाई ऐसे ऐसे एग्जाम होगा। इसका सिलेबस भी मान करके चलो कि सेम वैसा ही रहने वाला है। ठीक है, अब इस सिलेबस में यदि आप देखेंगे तो सबसे पहला ही टॉपिक लिखा हुआ है हिंदी का। सबसे पहला ही टॉपिक क्या है? सबसे पहला ही विषय लिखा हुआ है हिंदी भाषा का ज्ञान, हिंदी भाषा। हिंदी भाषा के अंतर्गत आपको कुल 10 अध्याय देखने को मिलेंगे इस सिलेबस में। 10 अध्याय हैं, 10 यूनिट्स हैं। इन 10 यूनिट्स में क्या क्या लिखे हैं इनको देखना है। तो सबसे पहले सिलेबस में लिखा हुआ है स्वर व्यंजन वर्तनी। सबसे पहला टॉपिक यही लिखा है, स्वर व्यंजन वर्तनी। यानी आपको पूरे की पूरी वर्णमाला यहां पर पढ़नी है। यहां पर आपको पढ़ना है पूरे वर्णमाला को। वर्णमाला के अंतर्गत जितने कॉन्सेप्चुअल हिस्से हैं वो पूरा हिस्सा आपको इसके अंतर्गत देखना होगा। कॉन्सेप्चुअल हिस्से कहने का मतलब वो सारे हिस्से जहां से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि वर्णमाला अब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन देना बंद कर दिया है व्यापम। यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन मतलब वन लाइनर क्वेश्चन जो है यहाँ से बहुत कम मिलता है। यहाँ से जो क्वेश्चन मिलते हैं बेसिकली उसको देखा जाए तो वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ही रहते हैं। और कॉन्सेप्ट को अगर आपको पढ़ना है तो आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज इन सारे सेक्शंस का चाहिए। चाहे वो स्वर हो, चाहे व्यंजन हो, चाहे कोई और हिस्सा हो, चाहे स्वरों का विभाजन हो, चाहे व्यंजनों का विभाजन हो, चाहे वर्णों का उच्चारण स्थल हो, आपको थोड़ा सा डीप नॉलेज होना चाहिए। और डीप नॉलेज के थ्रू होकर के जाएंगे तो आपको इस एग्जाम के अलावा बाकी सभी एग्जाम में भी काम आएंगे। क्योंकि हिंदी ऐसा विषय है ना जिसको आप अगर एक बार तरीके से पढ़ लिए, एक बार अगर आप एकदम तरीके से पढ़ लिए तो फिर आपको उसके पीछे बहुत ज्यादा सर फोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस उसको समय समय पर रिफ्रेश करना होता है, बाकी सारी चीजें आपको याद रहती हैं। जैसे स्कूल में आपने पढ़ा होगा, स्कूल में आपने पढ़ा है सूर्य धन उदय, सूर्योदय। आज भी कभी कभी कुछ कुछ एग्जाम में मिल ही जाता है, इधर उधर मिल ही जाता है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़े हैं, सब पढ़े हैं सर। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी आपको यहाँ पर वर्णमाला में करनी होगी। दूसरा जो यूनिट है वो यूनिट है आपका लिंग वचन काल। लिंग वचन और काल, यह टॉपिक आपके दूसरे यूनिट में है। तीसरे टॉपिक में है संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया।
संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण एक टॉपिक है आपके सिलेबस में। इसके अलावा क्रिया है, क्रिया के भेद होगा, है ना। क्रिया विशेषण है, अव्यय के अंतर्गत केवल एक को लिखा है, क्रिया विशेषण। और एक टॉपिक लिख दिया है कारक, ठीक है, लेकिन कारक वहां नहीं लिखना था, कारक लिखना था यहाँ पर। अब एक्सपर्ट लोग लिखे हैं ऐसा, तो अपन क्या करें, कारक यहाँ पर का टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद एक टॉपिक आता है इसमें, समास, रचना एवं प्रकार लिखा है। रचना एवं प्रकार। फिर अगला टॉपिक है इसमें संधि। तीनों प्रकार की संधियों के बारे में हमको पढ़ना है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। इसके बाद छठा यूनिट जो है इसमें लिखा है रस व अलंकार। इसके अलावा आपको पढ़ना है छंदों के बारे में। छंद में 2 ही 3 छंद इसमें मेंशन किया है ना, एक तो है सोरठा और एक है दोहा। दोहा और सोरठा ये मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके बाद एक अध्याय में है आपका व्याकरणिक अशुद्धियां। व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत दोनों प्रकार की अशुद्धियां आपको इसमें देखनी है, यानी शब्द की भी अशुद्धि देखनी है और वाक्य की भी अशुद्धि देखनी है, वहां से भी क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद एक टॉपिक है शब्द रचना, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग एवं प्रत्यय। फिर एक यूनिट है जिसमें लिखा है शब्दों के प्रकार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्द। इसके बाद एक यूनिट में है पर्यायवाची मुहावरे, पर्यायवाची अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, 10वें यूनिट में। पर्यायवाची, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। और एक लास्ट यूनिट में लिखा है मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। तो यहां से कुल 11 यूनिट्स हैं, और 11 यूनिट्स में आपको, अच्छा 11 यूनिट, 10 नहीं 11 यूनिट, इन 11 यूनिट्स में आपको पढ़ना है हिंदी को। तो हिंदी का यदि आप सिलेबस देखोगे ना, तो हिंदी के सिलेबस में तो ऐसा लगेगा देख करके सर कुछ छूटा ही नहीं है कि नहीं, सब कुछ तो उसने दे दिया सर। मतलब ये मान करके चलो कि आपका पूरा जो सिलेबस है ना, ये बेसिकली व्याकरण को ही डील करना है। इसमें आपको पूरे का पूरा क्या चीज पढ़ना है, इसमें हिंदी का व्याकरण पढ़ना है। और हिंदी के व्याकरण को यदि आपको पढ़ना है तो आपको 2 बातें ध्यान में रखनी होंगी। आप अगर तैयारी कर रहे हो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, तो 2 बातें बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। क्या बात है सर? सबसे पहली बात यहां से ध्यान रखिएगा, यहां क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, ठीक है। क्वेश्चन के पैटर्न को अगर आप समझे बिना पढ़ रहे हो, केवल किताब को रट रहे हो, तो वहां से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है। क्योंकि कई सारी ऐसे चीजें हैं जो कि किताबों में दी नहीं होती है, अमूमन नहीं दी होती। तो उस पैटर्न को हमको ध्यान में रख करके चीजों को अपनाते हुए चलना है। क्यों? क्योंकि यहां से अभी आप देखना, पैटर्न की मैं बात क्यों करता हूं, पैटर्न की बात इसलिए करता हूं क्योंकि अभी जो पैटर्न है ना, उसमें एक चीज आप लोग देखना, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आपको उठा करके दे रहा है, दे रहा है कि नहीं। आप पुराने क्वेश्चन उठाइए अभी पिछले 2 साल के, आपको हिंदी में भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हुए दिखेंगे। जैसे अभी पिछले एग्जाम में ही देखो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आया है। इसके पहले के एग्जाम में देखो तो एक बार तो यौगिक शब्द को दिया है स्टेटमेंट वाला बना के, एक बार लिंग वाले टॉपिक को ही स्टेटमेंट बना करके दे दिया है। क्वेश्चन तो यहां से बनता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन यहां से बनते हैं। और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को
यदि आपको सही करना है, इसको अगर क्लियर करना है सर अपने को स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा सा तो डीप नॉलेज इसका होना चाहिए, साथ ही पकड़ होनी चाहिए किसमें, क्वेश्चन के पैटर्न में। ठीक है, तो सबसे पहला बात यही है कि सर क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है, ये हमको पढ़ना है। और दूसरी चीज जिसमें हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे वो है आपका अप्रोच, आपको पढ़ना कैसे है। क्योंकि हिंदी पढ़ने के सही तरीका जो है ना वो लोग भूल चुके हैं, मुझे लगता है ऐसा। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, उम्मीद करता हूँ आप लोग उनमें ना हो। ठीक है, हिंदी पढ़ने का तरीका भूल चुके हैं। वो हिंदी का मतलब केवल सोचते हैं कि हिंदी एक विषय है और हिंदी विषय है इसीलिए इसके जितने कंपोनेंट है, चाहे वो संधि हो, चाहे उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, समास हो, है ना, लिंग हो, वचन, कारक हो, रटना है इनको। रटना तो बिल्कुल नहीं है हिंदी में। अप्रोच, चूंकि आप हिंदी के नियम पढ़ने वाले हो, क्या पढ़ने वाले हो आप, व्याकरण। व्याकरण का मतलब क्या, नियम। आप रट करके जाते हो क्या, 6 4 4 3 8 2 2 1 जोड़ने के लिए भी दिया तो क्या रट के गए हो क्या आप, नहीं, आप तो वहां जाकर के सॉल्व करोगे ना सर, है कि नहीं। हाँ, तो आपको ना सॉल्व करने आना चाहिए चीजों को। आप अगर रटने के लिए बैठोगे, रटने के लिए बैठोगे तो क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। ठीक है, आपको कुछ चीजें हैं जहां पर मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल रटा जा सकता है कुछ चीजों को, लेकिन व्याकरण के अधिकांश जगहों पर आपको चीजों को समझते हुए उसको पढ़ना होगा। क्योंकि अगर नियम समझ में नहीं आएगा तो आप फिर वहां से आंसर नहीं निकाल सकते, वहां पर गलतियों की गुंजाइश रहेगी। ठीक है, और हिंदी के बारे में मैं तो ये कहूंगा कि हिंदी ऐसा विषय है ना जिसमें अगर 10 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं तो 10 में 10 फोड़ा जा सकता है, 10 में 10 ला सकते हैं, आप लाते भी हैं लोग। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है 10 में 10 लाना, लेकिन जरूरत पड़ेगी आपको इन दो चीजों की, एक तो पैटर्न को समझना और दूसरा क्वेश्चन के लिए जो अप्रोच हमको अपनाना चाहिए उस चीज को समझना। ठीक है, अगर ये दो चीजें क्लियर हैं तो मैं जिस क्रम में आपको हिंदी पढ़ाने वाला हूं उसकी तरफ मैं लेकर के चलता हूं। फिर समझ आ गई चीजें। ठीक है, कैसे बढ़ना है हमको, हमको सबसे पहले तो ये दोनों चीजें ध्यान में रखनी है। इसके बाद हम जब टॉपिक में आते हैं तो टॉपिक के अंतर्गत सबसे पहला टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ण एवं वर्णमाला। सबसे पहला टॉपिक हम लोग क्या देखेंगे, वर्ण एवं वर्णमाला, ये सबसे पहला टॉपिक देखेंगे। वर्ण एवं वर्णमाला के अंतर्गत हम देखने वाले हैं बहुत सारी चीजों, जैसे सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, व्यंजनों की संख्या। इसके अलावा हमारी वर्णमाला में जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं उनको हम देखेंगे। जैसे इसके अंतर्गत हम देखेंगे स्वरों का विभाजन, स्वरों को 5 अलग अलग आधारों पर बांटा जाता है तो उन 5 आधारों को देखेंगे। इसके बाद व्यंजनों का विभाजन, व्यंजनों को भी बांटा जाता है अलग अलग प्रकारों में तो वो विभाजन हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे स्वरों का विभाजन और व्यंजनों का विभाजन के बाद वर्णों का उच्चारण स्थल, ये हम देखेंगे। इसके बाद एक हम देखेंगे अल्प प्राण और महाप्राण वर्ण, ये क्या होते हैं, कौन से वर्ण इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे आघोष वर्ण और साघोष वर्ण, इसको देखेंगे। तो वर्णमाला के अंतर्गत ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, ये सारी चीजें वर्णमाला के अंतर्गत ही हैं। इसके अलावा वर्णों की संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है
अल्प प्राण वर्णों की संख्या कितनी है, महाप्राण वर्णों की संख्या कितनी है, स्वरों की संख्या कितनी है, व्यंजनों की संख्या कितनी है, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं, ऊष्म व्यंजन कितने हैं, स्पर्शी व्यंजन कितने हैं, है कि नहीं, स्पर्शी संघर्षी व्यंजन कितने हैं, संघर्षहीन व्यंजन कितने हैं, वो सारी चीजें आपको इसके अंतर्गत देखनी है। ठीक है, तो संख्या, वर्णों का विभाजन जिसमें स्वरों का विभाजन, व्यंजनों का विभाजन देखना है, वर्णों का उच्चारण स्थल देखना है, और अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष वर्ण हमको देखना है। तो ये पहला टॉपिक होगा हमारे सिलेबस का। दूसरे टॉपिक में जब आप आएंगे तो यहां से चालू होगा टॉपिक शब्द रचना। कौन सा टॉपिक चालू होगा? शब्द रचना। शब्द रचना के अंतर्गत देखा जाए तो बेसिकली 4 टॉपिक रखे जाते हैं। एक संधि, दूसरा उपसर्ग, तीसरा प्रत्यय और चौथा समास। शब्द रचना यहां से। तीसरा जो टॉपिक होगा हमारा, इसको बोला जाता है शब्द रूप। शब्द रूप के अंतर्गत बेसिकली 3 टॉपिक आते हैं, लेकिन हम लोग इसमें 4 टॉपिक पढ़ेंगे, है ना। 3 नहीं, हम लोग पढ़ेंगे कितना टॉपिक? 4 टॉपिक। कौन कौन सा? एक पढ़ेंगे इसमें लिंग, दूसरा पढ़ेंगे वचन, तीसरा पढ़ेंगे कारक और चौथा पढ़ेंगे काल। ये 4 टॉपिक आते हैं शब्द रूप के अंतर्गत। ठीक है, आते वैसे ये तीनों हैं, लेकिन काल को हमने इसमें इंक्लूड कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद आता है अध्याय नंबर 4। अध्याय नंबर 4 में हम पढ़ेंगे शब्द साधन। और शब्द साधन के अंतर्गत हमको देखना है शब्दों का अलग अलग आधारों पर विभाजन। ठीक है, इसी के अंतर्गत आप पढ़ेंगे तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे सार्थक और निरर्थक शब्दों को, विकारी और अविकारी शब्दों को। इसी के अंतर्गत आप देखेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण शब्दों को, जो आपके सिलेबस में लिखा है। तो शब्द साधन हिस्से में ये सारा चीज आएगा। मतलब मूल जो शब्दों वाला व्याकरण है, उसकी शुरुआत होती है शब्द साधन से। शब्द साधन होने के बाद 5वां जो यूनिट है, इसमें हमको पढ़ना है शब्द रचना। पढ़ लिए? हाँ, शब्द रचना, शब्द रूप, शब्द साधन। हाँ, इसके बाद हमको पढ़ना है एक टॉपिक जो लिखा नहीं होता लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वाक्य। आप पूरा सिलेबस उठा लेना, सिलेबस में कहीं पर भी वाक्य करके लिखा नहीं है, लेकिन हर एक एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आता है। तो वाक्य के अंतर्गत हमको बेसिकली 3-4 चीजें पढ़नी है। जैसे वाक्य के अंग कितने होते हैं, वाक्य के आवश्यक तत्व कितने होते हैं, इसके अलावा वाक्य के अलग अलग आधारों पर जो प्रकार बांटे जाते हैं उनको हमको देखना है, वाक्य के भेद। और जब हम वाक्य के अंग पढ़ रहे होंगे तो उसी समय आपको छोटा सा हिस्सा कवर कर लेना है, वो है पदबंध का। ये भी लिखा नहीं होता लेकिन क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, तो वाक्य वाला हिस्सा कंप्लीट हुआ। वाक्य का हिस्सा कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग पहुंचेंगे आपके व्याकरणिक अशुद्धियों में। व्याकरणिक अशुद्धियों के अंतर्गत 2 प्रकार की अशुद्धियां आती हैं। एक तो शब्द की अशुद्धि और दूसरा वाक्य की अशुद्धि। तो ये दोनों प्रकार की अशुद्धियों को हमको पढ़ना है।
इसके क्वेश्चन आते हैं। व्याकरणिक अशुद्धियों को पढ़ने के बाद फिर हम पहुंचेंगे पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 8वें अध्याय में हम पढ़ेंगे मुहावरे, मुहावरे और लोकोक्तियां। ठीक है, इसके बाद फिर 9वें अध्याय में पढ़ेंगे हम लोग रस, छंद और अलंकार। और यहां तक आते तक आपका लगभग सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो पूरा हिस्सा है इसके अंतर्गत आपको चीजों को पढ़ना है। वाक्य के अंतर्गत जैसे अंग है, आवश्यक तत्व है, ये सब भी अब एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में हमको दिखाई पड़ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक तो हम लोग आज ही चालू करते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। टॉपिक है वर्ण एवं वर्णमाला। हेडिंग डालेंगे वर्ण एवं वर्णमाला। और इस टॉपिक की शुरुआत हम लोग करेंगे 3 परिभाषाओं से। पहली परिभाषा हम देखेंगे वर्ण की परिभाषा, दूसरी परिभाषा हम देखेंगे अक्षर की परिभाषा, इन दोनों में अंतर को देखेंगे, और तीसरा हम देखेंगे वर्णमाला की परिभाषा। तो वर्ण की परिभाषा, अक्षर की परिभाषा और वर्ण माला की परिभाषा। वर्ण की परिभाषा लिखेंगे, साथ में लिखिएगा। वर्ण की परिभाषा ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की लघुत्तम इकाई होती है। हो गया? अक्षर की परिभाषा में लिखेंगे लघुत्तम वाक ध्वनि लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव ना हो, जिसका खंडन संभव ना हो, अक्षर कहलाते हैं। अक्षर कहलाते हैं। लघुत्तम वाक ध्वनि जिसका खंडन संभव ना हो, अक्षर कहलाते हैं। ठीक है, तो ये 2 परिभाषाएं आपने लिखी है। एक परिभाषा तो आपने लिखी वर्णों की और दूसरी परिभाषा आपने लिखी अक्षर की। अब इन दोनों के बीच में अंतर देखेंगे। सबसे पहले देखो, वर्ण की जब हम परिभाषा लिखते हैं तो वर्ण की परिभाषा में आपने लिखा है कि ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, जबकि वर्ण जो है, सॉरी, अक्षर जो है वो लघुत्तम वाक ध्वनि है। लिखित रूप मतलब सीधी सी बात है, वर्ण का संबंध किस प्रकार की भाषा से है? लिखित भाषा से है, जबकि अक्षर का संबंध मौखिक भाषा से है। ये सबसे पहला अंतर हमको दिखाई पड़ा है कि नहीं, कि वर्ण जो होते हैं वो लिखित भाषा से संबंधित होते हैं, जबकि अक्षर मौखिक भाषा की इकाई है।
आपने कहा कि ध्वनियों का लिखित रूप वर्ण है और अक्षर जो होते हैं वो बोली जाने वाली सबसे छोटी ध्वनियां हैं। तो इन दोनों को अगर मैं एकदम टेक्निकली जाकर के देखूं कि ये एक दूसरे से अलग कैसे हैं, तो समझिएगा। जैसे मान लो आपको मैं कहता हूं कि राम शब्द में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। राम शब्द में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। तो वर्णों की संख्या जब मुझे निकालनी होगी तो मैं ये देखूंगा ना कि राम शब्द लिखने के लिए मुझे कितने चिन्हों की जरूरत पड़ी है। तो राम शब्द लिखने के लिए मुझे 4 अलग अलग चिन्हों की आवश्यकता पड़ती है। ये देखो, है कि नहीं? मतलब राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4। लेकिन अगर मुझे राम बोलना हुआ तो क्या मैं इसको र आ म अ ऐसा पढ़ूंगा क्या? नहीं, मैं क्या बोलूंगा? रा और म। ये दो क्या हो गए हमारे? अक्षर हो गए सर। तो राम और राम शब्द में 4 वर्ण हैं और 2 अक्षर हैं। ठीक है। अब यहां तो ठीक है सर, यहां तक तो आसानी से बन जाएगा। कमल शब्द हो गया, नयन शब्द हो गया, इस प्रकार के शब्द तो बन जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा शब्द हो जिसमें वर्णों की संख्या अक्षरों के डबल ना हो, फिर दिक्कत होती है ना? तो इसीलिए हमको पहले सीखना पड़ेगा कि वर्ण कैसे निकालते हैं और अक्षर कैसे निकालते हैं। ठीक है। तो वर्णों की जब आप संख्या निकालने के लिए जाते हैं, वर्णों की संख्या जब आप निकालने के लिए जाते हैं तो उस स्थिति में आपको सबसे पहला जो चरण करना होता है वो होता है वर्ण विन्यास। वर्ण विन्यास सबसे पहला काम। वर्ण विन्यास मतलब होता है किसी शब्द को उसके वर्णों में बांटना। जैसे जैसे मैंने यहां पर किया ना राम शब्द को, ये देखो, ये जो प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर को बोला जाता है क्या? वर्ण विन्यास कहा जाता है। तो मुझे मान लो कोई भी शब्द दिया गया तो उसका सबसे पहले मैं क्या करूंगा? वर्ण विन्यास करूंगा। वर्ण विन्यास करने के बाद प्रत्येक इकाई की गणना होगी। प्रत्येक इकाई की गणना होगी। जितनी भी संख्या आएगी वो वर्णों की संख्या के बराबर होगी। क्लियर है? जैसे राम शब्द में र आ म अ 4 यूनिट थे, इसलिए वर्णों की संख्या वहां पर कितनी थी? 4। ठीक है। तो वर्णों की संख्या कैसे निकालेंगे? आप सबसे पहले तो शब्दों का वर्ण विन्यास करेंगे। वर्ण विन्यास करने के बाद उसमें जितनी इकाइयां बनी हैं, जैसे ये 1 इकाई है, ये 2, ये 3, ये 4 यूनिट बने इसके। तो 4 जो अलग अलग ध्वनियों के चिन्ह मिले हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है? वर्ण। तो राम शब्द में वर्णों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। राम शब्द में कितने वर्ण हो गए? 4 हो गए सर। अब मुझे मान लो राम शब्द में अक्षर निकालना है, तो अक्षर काउंट करने के लिए भी सबसे पहले करना होता है अपने को क्या? वर्ण विन्यास। अब इस वर्ण विन्यास में ये देखना कि क्या कोई स्वतंत्र स्वर है क्या। यदि स्वतंत्र स्वर है तो इसको गिन लिया जाए, या तो फिर उस शब्द में ऐसे जोड़ों की तलाश की जाए जो कि एक व्यंजन और एक स्वर के मेल से बना हुआ है। क्लियर है? नहीं समझे? नहीं समझे ना? जैसे जैसे मान लो मुझे निकालना है अमित शब्द में कितने वर्ण हैं और कितने अक्षर हैं। तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले ध्यान देना, दोनों को एक साथ बता रहा हूं ना।
आधन, माधन, ईधन, तधन, आ। तो इसमें जब मैं सारे यूनिट्स को गिन लूंगा तो यहां से क्या निकलेगी? वर्णों की संख्या 1 2 3 4 5। ठीक है। अब यदि मुझे अक्षर निकालना हुआ तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले क्या देखूंगा? इस शब्द में कोई स्वतंत्र स्वर है क्या? स्वतंत्र स्वर कहने का मतलब होता है वो स्वर जो किसी अन्य व्यंजन के साथ आबद्ध नहीं होते। तो आ किसी व्यंजन के साथ जुड़ा है क्या? नहीं। तो ये अलग से स्वतंत्र स्वर के अंतर्गत काउंट हो जाएगा। मा और ई, ता और आ, इसका क्या बनाओगे? जोड़ा। ये देखो, दिख रहा है ना अपने को? और अगर व्यंजन का स्वर के साथ जोड़ा बन रहा है तो आप उसको रखते हैं किसके अंतर्गत? अक्षर कितने आ जाएंगे? 3। क्लियर है? ठीक है। तो स्वर, सॉरी, वर्ण कितने, अक्षर कितने निकाल लेंगे। अब मान लो मैं आपको, चलो लिखो तो क्वेश्चन निकालो, इसके आंसर निकालो। निकालो। पहला, हाँ, निवेदन। और क्वेश्चन लिखेंगे इसमें। आसमान, इमली। चलो इसमें शब्द, इन शब्दों में वर्णों की और अक्षरों की संख्या बताओ। निकल आया? व्यंजनों में हलंत लगाते हैं। हलंत लगाओ व्यंजनों में। व्यंजन में हलंत लगता है, स्वरों में नहीं लगता। हो गया? चलिए, आकाश कितना आया? 5 वर्ण 3 अक्षर आए हैं। कैसे निकलेगा? ध्यान देना। आकाश शब्द को मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या? आधन, क धन आ और श धन आ, लिख सकते हैं ऐसा? तो 1 2 3 4 5, 5 क्या हो गए हमारे? वर्ण हो गए।
अब अक्षर निकालने के लिए मैं ये देखूंगा कि कोई स्वतंत्र स्वर है क्या। स्वतंत्र स्वर है हमारे पास, हाँ, तो एक ये का और आ मिलकर के एक, शा और आ मिलकर के एक, तो कितना हो गया टोटल? 3। तो 3 हमारे क्या हो गए? अक्षर हो गए। निवेदन में 8 और 4 आया क्या? बहुत बढ़िया। आसमान में 7 और 4 आया है। इमली में 5 और 3, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये वर्णों में और अक्षरों में अंतर होता है, निकाल लेंगे अब। ठीक है, तो वर्णों और अक्षरों का डिफरेंस बेसिकली इसीलिए बताया गया है ताकि आप ये संख्या काउंट कर पाओ, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनता है कई बार, और क्वेश्चन भी एकदम साधारण रहेगा, कोई कठिन प्रश्न नहीं रहेगा। वो सीधा प्रश्न करेगा ऐसा कि कमल शब्द में, और विकल्प दे देगा ए, विकल्प दे देगा ए कि 3 वर्ण 6 अक्षर हैं, या विकल्प बी दे देगा 6 वर्ण 3 अक्षर हैं, सी दे देगा 3 वर्ण 3 अक्षर हैं, 6 वर्ण और 6 अक्षर हैं, ऐसा आंसर क्या होगा इसका? बी होगा, 6 वर्ण है और अक्षर। पैटर्न है ये पैटर्न है क्वेश्चन का, यहां से जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे ही पूछा जाता है। क्लियर है? ठीक है, ऐसे ही पूछा जाता है। अब आते हैं हम लोग तीसरी परिभाषा में। तीसरी जो परिभाषा है वो है वर्णमाला की परिभाषा। और वर्णमाला की परिभाषा कहती है कि वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह होता है। ठीक है, अब यदि हमारी हिंदी की वर्णमाला की बात करें तो हमारी हिंदी की वर्णमाला में वर्णों की संख्या होती है कितनी? 53। 53 हो गई है। ठीक है, 22 अगस्त 2024 को एक नवीन वर्ण हमारी वर्णमाला में जोड़ा गया है। तो वर्णमाला में ये जो 53 वर्ण हैं, इनको कई छोटे छोटे भागों में बांट करके पढ़ा जाता है। कई छोटे छोटे भाग में आप बांटते हो। जैसे जैसे सबसे पहले भाग में रखा जाता है स्वरों को। स्वरों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 11। दूसरे भाग में हम रखते हैं अयोगवाह वर्णों को, और अयोगवाह वर्णों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 11, सॉरी 2, मैंने 11 लिख दिया क्या? स्वरों की संख्या होती है 11, है ना? हाँ, इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? 2। इसके बाद आते हैं अगले भाग में जिसमें रखा जाता है व्यंजन वर्णों को। व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 33। इसके बाद अगले भाग में आते हैं, अगले भाग में आते हैं संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद आते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, और उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या हमारी वर्णमाला में है 2। फिर आता है एक हमारा विशिष्ट व्यंजन जिसकी संख्या है 1। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 11 2 13, 13 और 33 46, 4 50, 2 52 और 1 53। कुल मिलाकर के 53 वर्ण जो हैं ये हमारी वर्णमाला में उपस्थित हैं। ठीक है, अब
सबसे पहले तो हमको इन वर्णों की संख्या बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्यों ऐसा बोल रहा हूं सर? क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्ट इन संख्याओं को पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है। बाहर जाके बात कर लो। हाँ, स्वरों की संख्या कितनी? 11। अयोगवाद कितने? 2। व्यंजन कितने? 33। संयुक्त व्यंजन कितने? 4। उत्क्षिप्त कितने? विशिष्ट व्यंजन कितना? ठीक। अब ये तो हो गई बात इन वर्णों की। सबसे पहले आते हैं हमारी वर्णमाला में स्वर। सबसे पहले खंड में हम किनको रखते हैं? स्वर वर्णों को। स्वर क्या है सर? लिखेंगे परिभाषा इसकी। स्वरों की परिभाषा कहती है कि वे वर्ण जो अपने उच्चारण में स्वतंत्र हों, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता ना हो, स्वर कहलाते हैं। स्वर कहलाते हैं। अगले लाइन में नोट करके लिख लेना, स्वरों का उच्चारण स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है। स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है। ठीक है, तो स्वरों की परिभाषा में आपने ये बातें लिखी हैं कि स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होने का मतलब होता है कि आपको इन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी अन्य वर्ण पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। जैसे आप व्यंजनों का उच्चारण करेंगे तो व्यंजनों का उच्चारण आपको करना है तो सर एक स्वर का आलंबन आवश्यक होता है। जैसे अगर का उच्चारण करना है तो मुझे का के साथ आ का उच्चारण करना पड़ेगा। अगर मुझे की का उच्चारण करना है तो का के साथ ई का उच्चारण जरूरी है। अगर मुझे कु बोलना है तो का के साथ उ का उच्चारण अनिवार्य है। मतलब आप कोई भी व्यंजन ले लो, उस व्यंजन का उच्चारण करते समय आपको एक स्वर अनिवार्य रूप से उच्चारित करना पड़ता है, जबकि स्वरों के साथ ऐसा नहीं है। स्वरों में सारे स्वर वैसे ही उच्चारित होंगे सर। इसका उच्चारण करने के लिए हमको किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब अगली बात यह है कि स्वरों का उच्चारण निर्बाध रूप से होता है। मतलब जब भी आप स्वरों का उच्चारण करेंगे तो आपके मुख मार्ग में किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं होती है। कोई बाधा नहीं होती है सर। और इसीलिए जितने स्वर होते हैं सब के सब, आगे जाकर के बताऊंगा इसको, अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत रखे जा सकते हैं। जितने स्वर होते हैं सबके सब अल्प प्राण वर्णों के अंतर्गत आते हैं। चल, तो सबसे पहले तो देखते हैं कि स्वर हमारी वर्णमाला में जो हमने कहा है कि हमारी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ये कैसे पढ़े जाते हैं? इन 11 स्वरों का अध्ययन करने के लिए हम इनको दो भागों में बांटते हैं। पहले भाग में रखे जाते हैं लघु या ह्रस्व स्वर, या इन्हीं को नाम दिया जाता है मूल स्वर। इनकी संख्या होती है 4।
और इसके अंतर्गत आते हैं आ, ई, उ और री। दूसरे भाग में रखा जाता है दीर्घ स्वरों को, या इन्हें ही नाम दिया जाता है संधि स्वर। इनकी संख्या होती है 7 और इनको पुनः दो भागों में बांटा जाता है, उत्पन्न स्वर और व्युत्पन्न स्वर, या इन्हें ही नाम दिया जाता है संधि स्वर। उत्पन्न स्वरों की संख्या होती है 3 और इसके अंतर्गत आते हैं आ, दीर्घ ई और दीर्घ उ। जबकि संधि स्वरों के अंतर्गत रखा जाता है, सॉरी संधि स्वर लिखा हूं मैं, संयुक्त स्वर है ये, है ना। जबकि संयुक्त स्वरों के अंतर्गत रखा जाता है 4 स्वरों को, ए, ओ, औ। तो 4 स्वर आते हैं किसके अंतर्गत? संयुक्त स्वरों के अंतर्गत। ठीक है, तो स्वर दो भागों में बटे, लघु या ह्रस्व। दूसरे भाग में रखा हमने दीर्घ। एक भाग को कहा गया मूल स्वर, दूसरे को नाम दिया हमने संधि स्वर। क्यों बोला जाता है वो अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, क्यों बोला जाता है वो अगली क्लास में देखेंगे हम लोग। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जो वर्ण है ना, ये स्वरों के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। और स्वर ऐसे वर्ण हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनके उच्चारण हेतु किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। क्लियर? ठीक, चलिए तो आपसे मुलाकात होगी अगली क्लास में। यहीं से हम लोग चीजों को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हाँ। और एक राय अगर मानना चाहो तो बिल्कुल कि एमसीक्यू की प्रैक्टिस करते रहना, चाहे वो इंटरनेट से हो या कोई अगर किताब रखें स्पेसिफिक तो किताब रखें हो, बिल्कुल उसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। ठीक है, ताकि आप लोग क्वेश्चन इस टॉपिक से कैसा आ रहा है इसका नॉलेज आपको रहेगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं।